मैं प्रेमपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत यूरोप में पुनर्जागरण के संदर्भ में चर्चा करेंगे। यूरोप का मध्यकाल प्राचीन रोम और यूनान की समृद्ध संस्कृति की विलुप्ति का काल था। सर्वत्र निराशा और उत्साहहीनता व्याप्त हो गई थी। मनुष्य के मस्तिष्क पर रूढ़िवादी चर्च का आवरण छा गया था। बौद्धिक विकास अवरुद्ध हो गया था। 15वीं शताब्दी में सने सने मानव की मनोदशा में चेतना का उदय हुआ। इस नव चेतना के अभ्युदय को पुनर्जागरण कहा गया। तर्क शक्ति के उदय ने मनुष्य में अपने जीवन के प्रति दृष्टिकोण को परिवर्तन किया तथा चर्च के रूढ़िवाद, सामंतीय शोषण, शासकीय अराजकता और अज्ञान जनित आलस्य की जकड़न को तिलांजलि देकर स्वच्छंद वातावरण में श्वास लेना प्रारंभ कर दिया। यूनान और रोम की प्राचीन युग की सभ्यता की समाप्ति से ही यूरोप में मध्य युग प्रारंभ हो चुका था। वहाँ के मानव मस्तिष्क पर रूढ़िवादी परंपराओं का आवरण छा गया था। यूरोप में चारों ओर उदासीनता एवं निराशा का वातावरण फैल गया था। लेकिन 13वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य कुछ ऐसी विशिष्ट परिस्थितियां पैदा हुई जिन्होंने मनुष्य को चेतनायुक्त बनाया। यही चेतना पुनर्जागरण कहलाती है। इस चेतनायुक्त मानव ने इस काल में उन आदर्शों तथा मूल्यों को महत्व दिया जो मध्य युग में नगण्य समझे जाते थे, जैसे लौकिक जगत के प्रति आस्था, मानववाद का विकास, रूढ़िवाद के स्थान पर तर्क की महत्ता, प्राकृतिक सौंदर्य की अनुभूति पुनर्जागरण काल में महत्वपूर्ण हो गई थी। सामान्यतः 1350 ईस्वी से 1550 ईस्वी के मध्य पुनर्जागरण काल माना जाता है। इस काल में सांस्कृतिक एवं बौद्धिक क्षेत्र में आए परिवर्तन दिखाई देने लगे थे। अंधविश्वास के स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टि, मजहबी संकीर्णता के स्थान पर मानसिक स्वतंत्रता तथा आत्मनिर्भर कला और साहित्य की मजहब से मुक्ति तथा प्रादेशिक भाषाओं का विकास संभव हो चुका था। पुनर्जागरण के लिए यूरोप में प्रयुक्त शब्द रेनेसां फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका प्रथम प्रयोग इटली के वैसारी ने 16वीं शताब्दी में स्थापत्य एवं मूर्तिकला में आए क्रांतिकारी परिवर्तनों के लिए किया। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी विद्वान दिदरो ने भी कला एवं साहित्य में नव सृजन हेतु रेनेसां शब्द का प्रयोग किया था। हेनरी एस लूकस के अनुसार पुनर्जागरण से तात्पर्य मध्यकालीन विचारों के तरीकों में परिवर्तन से है, जो 13वीं शताब्दी के बाद इटली में विकसित हुए उन सांस्कृतिक परिवर्तनों से है जो 16वीं शताब्दी तक यूरोप के अन्य भागों में फैले थे। प्रोफेसर डेविस के शब्दों में पुनर्जागरण शब्द मानव के स्वातंत्र्य प्रिय और साहसपूर्ण विचारों को अभिव्यक्ति करता है जो मध्य युगों में मजहबी प्रमुखों के यहाँ कैद हो गए थे। इस प्रकार पुनर्जागरण की जो व्याख्या है वह अलग अलग विद्वानों के द्वारा की गई है। पुनर्जागरण एक ऐसा बौद्धिक एवं उदार सांस्कृतिक आंदोलन था जिसमें मनुष्य मध्यकालीन बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र चिंतन की ओर अग्रसर हुआ। व्यापक दृष्टि से देखें तो पुनर्जागरण प्राचीन के पुनरोदय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वर्तमान में हुए परिवर्तनों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया, जिसमें तर्क, जिज्ञासा और शिक्षा के द्वारा ज्ञान, विज्ञान, कृषि, उद्योग, कला, साहित्य, संस्कृति के क्षेत्र में हुए चहुमुखी प्रगति को पुनर्जागरण कहा जा सकता है। पुनर्जागरण का जो जन्म है वह इटली से शुरू हुआ था। इटली से पुनर्जागरण के प्रारंभ होने के कई कारण थे। इतिहासविदों की मानता है कि इटली में प्राचीन रोम साम्राज्य की महत्वपूर्ण उपलब्धियों धुंधले रूप में नजर आ रही थी और ज्ञान प्राप्त करने की प्राचीन परंपरा पूर्ण रूप से अवरुद्ध नहीं हुई थी। अनेक व्यक्ति कला और साहित्य को संरक्षण दे रहे थे। इटली से पुनर्जागरण के प्रारंभ होने के प्रमुख कारण ये थे, जैसे पहला कारण विदेशी व्यापार का प्रमुख केंद्र होना। इटली की भौगोलिक स्थिति भूमध्य सागरीय देशों में सबसे अनुकूल स्थिति थी, जिससे अरब और एशिया के व्यापारियों द्वारा लाया गया माल अधिकांश इटली में बिकता था और यहीं से एशिया की वस्तुएं यूरोपीय देशों में व्यापार के लिए जाती थी, जिससे इटली एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र के लिए प्रसिद्ध हुआ। इस विदेशी व्यापार से इटली में एक समृद्ध मध्यम वर्ग का उदय हुआ। यह मध्यम वर्ग मजहबी नियंत्रणों की उपेक्षा करने लगा। दूसरा कारण हम ले सकते हैं
कि इटली में समृद्ध नगरों की स्थापना। इटली विदेशी व्यापारियों की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र होने से नेपल्स, फ्लोरेंस, मिलान, वेनिस जैसे समृद्ध नगरों की स्थापना हुई, जिससे इन नगरों में निवास करने वाले लोगों के रहन सहन, खान पान, सभ्यता और संस्कृति उच्च कोटि की हुई, जिसने पुनर्जागरण की प्रेरणा दी। समृद्ध मध्यम वर्ग का उदय। इटली व्यापार का प्रमुख केंद्र होने के कारण समृद्ध मध्यम वर्ग का उदय हुआ। यह व्यापारी वर्ग इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने सामंतों एवं पोप की परवाह नहीं की और मध्यकालीन मान्यताओं को नहीं माना। इससे इटली में पुनर्जागरण की एक नवीन प्रवृत्ति का संचार हुआ। एक और कारण है इटली में पुनर्जागरण के उदय का, वह है पूर्व की समृद्ध संस्कृति से संपर्क। पूर्वी देशों के व्यापारी इटली में कुछ समय के लिए प्रवास करते थे एवं इटली के व्यापारी एशिया के विभिन्न देशों में व्यापार के लिए आते जाते रहते थे। एशिया के लोगों के रहन सहन, धर्म, सभ्यता, संस्कृति की समृद्धता ने उन्हें आकर्षित किया। यूरोप के अज्ञान एवं धार्मिक रूढ़िवादिता की तुलना समृद्ध पूर्वी देशों से किया जाना स्वाभाविक था। इसी तुलना ने इटली में पुनर्जागरण की प्रवृत्ति को सशक्त बनाया। इटली प्राचीन रोमन सभ्यता की जन्म स्थली थी। इसके कारण भी इटली में पुनर्जागरण का उदय है वह होता है। जैसे इटली के नगरों में मौजूद प्राचीन सभ्यता के बहुत से स्मारक अभी भी लोगों के दिल में याद दिलाते थे। प्राचीन रोम जैसी महत्ता तथा अपने देश को पुनः गौरवशाली बनाने का विचार लोगों के मन में छाया हुआ था। इसी विचार ने इटली को पुनर्जागरण का केंद्र बिंदु बना दिया। कुस्तुनतुनिया के पतन पर विद्वानों का इटली में आश्रय लेना भी एक अन्य कारण है। यूरोप के प्रवेश द्वार कुस्तुनतुनिया पर 1453 ईस्वी में तुर्कों के अधिकार हो जाने के कारण यूनानी विद्वान, कलाकार और व्यापारी इटली आकर बस गए। यह विद्वान अपने साथ प्राचीन यूनानी साहित्य भी साथ लेकर आए। इनमें निहित ज्ञान से यूरोप अभी अनभिज्ञ था। इस साहित्य के अतुल ज्ञान, विज्ञान एवं विचार पद्धति ने यूरोप को जागृत किया। शिक्षा के स्वरूप में भी परिवर्तन हो रहा था, इसने भी सहायता दी। मध्य युग में शिक्षा मजहब से विशेष प्रभावित व केंद्रित होती थी। इटली में व्यापार और आर्थिक समृद्धि के कारण शिक्षा के नए स्वरूप की आवश्यकता हुई। इसमें भौगोलिक ज्ञान, व्यवसायिक ज्ञान, विज्ञान, मनोपयोगी एवं तर्क युक्त विषयों को समुचित स्थान दिया गया। ऐसी शिक्षा ने इटली में पुनर्जागरण को एक आधार बना दिया था। पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताएं। पुनर्जागरण ने मध्ययुगीन मजहब और परंपराओं के नियंत्रण से मुक्त होकर तर्क एवं चिंतन की विचारधारा को बढ़ाया। पुनर्जागरण में मानव जीवन के महत्व को स्वीकार किया गया। प्रादेशिक भाषाओं एवं लौकिक साहित्य का विकास हुआ। नवीन भौगोलिक खोजें हुई। विचारों की पुष्टि के लिए नवीन प्रयोग पर बल दिया गया, जिससे मानव उपयोगी वैज्ञानिक अन्वेषण हुए। सहज सौंदर्य की उपासना पुनर्जागरण की एक और विशेषता थी। यदि हम इन सामूहिक विशेषताओं को देखें तो इन विशेषताओं का हम निष्कर्ष यही निकालते हैं कि पुनर्जागरण में मानव जीवन के महत्व को स्वीकार जाने लगा था। लौकिक जीवन को उपयोगी बनाने के लिए आवश्यकताओं पर बल दिया गया और धार्मिक बंधनों में शिथिलता आने लग गई थी। ज्ञान, विज्ञान, तर्क का महत्व बढ़ने लग गया। यूरोप में पुनर्जागरण के कारण। पुनर्जागरण के यूरोप में होने के अनेक कारण थे, जैसे क्रूसेड अर्थात धर्म युद्ध, व्यापारिक समृद्धि, कागज और मुद्रण यंत्रों का आविष्कार, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार, मानववाद का विकास, मंगोल साम्राज्य का उदय इत्यादि। क्रूसेड ईसाइयों एवं मुस्लिमों के पवित्र तीर्थ स्थल जेरूसलम को लेकर 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के मध्य मुस्लिम जगत व ईसाई जगत के मध्य होने वाले युद्धों को क्रूसेड कहा जाता है, जिन्हें धर्म युद्ध भी कहते हैं। क्रूसेड के कारण यूरोप वासियों का पूर्व के लोगों से संपर्क हुआ। उन्होंने पूर्व के लोगों की उच्च सभ्यता एवं संस्कृति को निकटता से देखा। अरब लोगों ने यूनान तथा भारतीय सभ्यता के संपर्क से अपनी सभ्यता को विकसित कर लिया था। अरब लोगों के संपर्क ने यूरोपीय लोगों को मजहब पर आधारित जीवन पद्धति में परिवर्तन हेतु प्रेरित किया।
इन युद्धों ने यात्राओं तथा भौगोलिक अध्ययन को प्रोत्साहित किया। क्रूसेड में भाग लेने वाले लोग पूर्वी लोगों से मिले और उनसे नए विचार ग्रहण करने का अवसर मिला तथा नवीन एवं प्रगतिशील ज्ञान का बोध हुआ। हिंदू अंक, बीजगणित, दिशा, दिग्दर्शन, यंत्र, कागज, बारूद आदि का ज्ञान यूरोप पहुंचा। जो लोग युद्ध से लौटकर यूरोप पहुंचे उन्हें अपने संकीर्ण जीवन से अरुचि हो गई। यूरोप के लोगों का यह विश्वास था कि व्यक्ति की लौकिक और अलौकिक जीवन की सभी आवश्यकताएं ईसाइयत के द्वारा पूरी हो सकती हैं, लेकिन पूरी सभ्यता के संपर्क में आने से नवीन अनुभव प्राप्त करके लौटने वाले लोगों ने इस विश्वास का खंडन किया, जिससे लोगों के मस्तिष्क पर चर्च का अत्यधिक प्रभाव निर्बल पड़ने लगा। इस प्रकार पूर्व से प्राप्त नवीन विचार ने यूरोप में पुनर्जागरण को संभव बना दिया। व्यापारिक समृद्धि भी पुनर्जागरण का एक बड़ा कारण था। पुनर्जागरण का सबसे बड़ा यदि हम कारण लें तो व्यापार का विस्तार भी हमें दिखाई देता है। क्रूसेड के बाद यूरोप के पूर्वी देशों के साथ व्यापार संबंध स्थापित हुए